वीक बॉय अचानक सबसे ताकतवर डीमन स्पिरिट की शक्ति से अवेकन हो जाता है। साल 1655 में एक डरावना क्रीचर जिसका नाम टाई स्वे था जमीन से निकलता है और सभी जिंदा चीजों को खा जाता है। ये एक भयानक कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर बन जाता है जो पूरे इलाकों को बर्बाद कर देता है। फिर एक रहस्यमयी आदमी आता है और टाई स्वे रातों रात बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। जिंदगी फिर से फलने फूलने लगती है। हालांकि कहानियों में कहा जाता है कि वह क्रीचर एक दिन वापस आ सकता है। सालों बाद गाओ यिंग, एक नौजवान लड़का, जांगजोउ एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पहुंचता है। वह स्कूल जहां जाने का उसने हमेशा सपना देखा था। उसे गर्व महसूस होता है कि वह आखिरकार अपने ड्रीम एकेडमी का एक सच्चा कॉलेज स्टूडेंट बन गया है। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट तब कम हो जाती है जब एक बेपरवाह स्टाफ मेंबर उसे बताता है कि रजिस्ट्रेशन अगले दिन से शुरू होगी। वह बहुत जल्दी आ गया। वह पूछता है कि क्या वह डॉर्मेट्री पहले से यूज कर सकता है, पर स्टाफ मना कर देता है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वह आसपास के रहने की जगह के बारे में पूछता है। स्टाफ उसे सड़क की लेफ्ट साइड में एक होटल की तरफ इशारा करता है। सड़क के मेन बिलबोर्ड के सामने खड़ा होकर वह लोकेशन कंफर्म करता है और खुद को तसल्ली देता है। एक दिन और वेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वह पास के गांव में रात बिताने का फैसला करता है। अपना लगेज उठाए वह सड़क से गुजर रहा है। बहुत सारी छोटी दुकानों को देखकर हैरान है और सोचता है कि क्या उसे यहाँ कोई अच्छा होटल मिलेगा। वह आखिरकार एक सुनसान गली में मुड़ता है जो उदास और अजीब लगती है। सड़क टूटी फूटी है। एक छोटा मंदिर उसका ध्यान खींचता है। आजकल ऐसी चीजें कम ही देखने को मिलती हैं। जैसे ही वह करीब से देखता है उसे मंदिर से दो चमकती आंखें नजर आती हैं। वह एक पल के लिए स्टार्टल हो जाता है जब तक एक बिल्ली उससे बाहर नहीं कूदती। रिलीव्ड होकर वह प्यार से बिल्ली को सहलाता है। उसको क्यूट लगती है। पर जैसे ही एक घंटी की आवाज आती है वह बिल्ली उसके हाथों से अचानक गायब हो जाती है। आसपास देखते हुए उसे पास में एक होटल एंट्रेंस नजर आता है। हॉलवे में एक छोटा सा काला पेपर का टुकड़ा हवा में तैरता है, जिसके बाद एक आदमी और कई टुकड़े हवा में फेंकता है। पर वह आदमी अजीब तरीके से हंसता है क्योंकि वह पेपर्स काले कौवों में बदल जाते हैं जो सीधे उसकी तरफ उड़ते हैं। डर के मारे झेल हो जाता है। वह सिर्फ हॉरर में देख सकता है। सीन अचानक बदल जाता है। वृद्ध आदमी गर्मी से उसका स्वागत करता है, उसका लगेज उठाने को कहता है और उसे जल्दी से ऊपर आने के लिए जोर देता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है उसके पैरों के नीचे चमकती हुई लाल टेंटिकल जैसी रोशनी और एक यिन यांग मैजिक सर्कल पल भर के लिए दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। वृद्ध आदमी उसे जल्दी करने के लिए बुलाता है जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। बिल्डिंग की हिस्ट्री, लग्जरी लेआउट और 5 फ्लोर्स में फैली 40 रूम्स के बारे में बिना रुके बात करता है। उसके साथ रहने की कोशिश करने के बावजूद वह आदमी को फॉलो करने में परेशान होता है, जो उसका लगेज उठाए तेजी और आसानी से चल रहा होता है। वह आखिरकार एक रूम तक पहुंचते हैं। वृद्ध आदमी जोर देता है कि उसे यहीं रहना चाहिए। उसे 30% डिस्काउंट ऑफर करता है और उसे टॉप टियर रूम बुलाता है। गाओ यिंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह मोल्डी वॉल्स, कॉबवेब्स और फाउल स्मेलिंग क्विल्ट की तरफ इशारा करता है जो साफ दिखाते हैं कि यहाँ सालों से कोई नहीं रुका है। जैसे ही वह गुस्से में अपना लगेज उठा के जाने लगता है वृद्ध आदमी उसे सीरियस टोन में रोकता है। वह गेस करता है कि गाओ यिंग एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का फ्रेशमैन है। सरप्राइज होकर वह फ्रीज हो जाता है कि वृद्ध आदमी को कैसे पता चला। फिर वह आदमी उसके आउटफिट की तारीफ करने लगता है, उसे मिनिमलिस्ट पर अजीब ऑरा वाला बताता है और उसके लुक को वैन गोग रिबॉन्ड से कंपेयर करता है। वह उसे पैशनेट आर्ट स्टूडेंट और रिफाइंड टेस्ट वाला बताता है। हालांकि वह वृद्ध आदमी की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता, उसे अजीब तरीके से अच्छा लगता है कि वह उसकी पर्सनालिटी को कितनी सही तरीके से पकड़ते हैं। वृद्ध आदमी विंडो की तरफ बढ़ता है। वह समझाता है कि एक आर्ट स्टूडेंट होने के नाते गाओ यिंग को जांगफे के सबसे अच्छे व्यू वाला रूम नहीं छोड़ना चाहिए। वह कर्टन्स खोल देता है जिससे टाउन पर एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखता है। गाओ यिंग उस सीन की खूबसूरती से मोहित होकर हैरत में खड़ा रहता है। वृद्ध आदमी बोलता रहता है, ये होटल नंटिंग में जांगमे के सबसे करीब है। फिर वह 10% डिस्काउंट ऑफर करता है जिससे गाओ यिंग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आदमी ने पहले 30% का प्रॉमिस किया था। जब वह इस बात पर पॉइंट आउट करता है तो आदमी प्रिटेंड करता है कि उसे याद नहीं। वह एंट्रेंस की तरफ इशारा करता है तो उसे वॉल पर एक पोर्ट्रेट नजर आता है जिसका चेहरा खरोंच दिया गया है। इस डरावनी इमेज से वह अनसेटल हो जाता है। वह डिमांड करता है कि पोर्ट्रेट को हटा दिया जाए। वृद्ध आदमी मना कर देता है। यह एंसेस्ट्रल पेंटिंग है जिसका डीप ओरिजिन्स है। उसके मरहूम पिता ने उसे कभी इसको हटाने से मना किया था। वार्निंग दी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो मरने के बाद वह अपने डेस्टिन्ड पर्सन से मिलेगा। गाओ यिंग क्रीप्ड आउट होकर तुरंत निकलने का फैसला करता है, लेकिन वृद्ध आदमी अचानक खुद ही पोर्ट्रेट हटा देता है। उसके पीछे उन्हें वॉल में एक छोटा सा होल मिलता है। होल के जरिए वह एक नौजवान औरत आहुआ को देख सकते हैं। ट्यूब में नहा रही है। वृद्ध आदमी हैरत में बुदबुदाता है, कुछ रॉन्ग है क्योंकि उस वॉल के पीछे कॉरिडोर होना चाहिए। और तो और आहुआ का रूम 5वें फ्लोर पर होना चाहिए जबकि वह अभी चौथे पर है। इस वजह से साइट और भी अजीब हो जाती है। क्यूरियोसिटी में वृद्ध आदमी होल में हाथ डालता है और अचानक आहुआ के कपड़े निकाल लेता है। गाओ यिंग यह देखकर शॉक हो जाता है।
वृद्ध आदमी जल्दी से उसे वापस करने का फैसला करता है और 5वें फ्लोर की तरफ दौड़ता है। जब वह सीढ़ियों तक पहुंचता है तो उसे स्टेयरवेल वॉल में एक और होल नजर आता है। आ हुआ का हाथ अचानक उससे बाहर निकलता है और अपने कपड़े वापस छीन लेता है। वृद्ध आदमी सिर्फ चुपचाप साई कर सकता है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा मैस है। गाओयिंग कैचअप करता है और पूछता है कि क्या हुआ, पर वह आदमी ब्रश ऑफ करता है कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद आ हुआ अपने रूम से बाहर आती है और पूछती है कि क्या उसके दरवाजे के पास कुछ अजीब हुआ। गाओयिंग नर्वसली स्टैमर करता है, जवाब देने में अनेबल है। वृद्ध आदमी बीच में आता है, अजीब तरह से हंसते हुए क्लेम करता है कि वह बस रूम चेकआउट कर रहे थे। गाओयिंग जल्दी से वृद्ध आदमी को खींच लेता है। दोनों नीचे जाते हैं जबकि आ हुआ चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती है। बाद में वह वृद्ध आदमी अंकल ग्वान से पूछता है, क्या आसपास खाने की कोई जगह है। अंकल ग्वान उसे दिखाने को मान जाता है, पर उसे सीरियस टोन में वार्न करता है कि मिडनाइट से पहले वापस आ जाए। वार्निंग से वह स्टार्टल हो जाता है, पर अंकल ग्वान जोर से हंसने लगता है। कहता है कि उसका मतलब सिर्फ इतना था कि वह 12 बजे सो जाता है। गाओयिंग अभी भी अनईजी है। कहता है कि वह उससे पहले वापस आ जाएगा और चला जाता है। जैसे ही वह दूर जाता है, अंकल ग्वान के ऑफिस की लाइट्स चली जाती हैं। अंकल ग्वान अंधेरे में अकेला बैठा अपनी डेस्क पर एक कैलेंडर को घूरता है। उसकी आंखें डेट पर टिकी हैं, 25वीं। जैसे ही गाओयिंग लाइवली स्ट्रीट से गुजर रहा है, वह चमकती स्टोर लाइट्स और रंग बिरंगी डिस्प्ले से फैसिनेटेड है। वह कई स्टॉल्स पर रुकता है, अलग अलग स्नैक्स और लोकल डिशेस ट्राई करता है। खाने के बाद सेटिस्फाइड महसूस करते हुए वह होटल की तरफ वापस जाता है, पर रियलाइज करता है कि वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। अपना फोन चेक करते हुए वह टाइम देखता है। मिडनाइट हो चुकी है। तभी उसे पास में एक हल्की सी स्कटलिंग साउंड सुनाई देती है। उसके पैरों के नीचे का पत्थर का पाथ एक हल्की हरी रोशनी से चमकने लगता है। आगे उसे एक फिगर दिखता है जो एक बड़ा लाल लैंटर्न पकड़े हुए है, पर उस पर्सन का चेहरा छुपा हुआ है। इससे पहले कि वह करीब से देख सके, उसका फोन रिंग करता है। उसे उस अजीब विजन से बाहर निकालता है। वह होटल वापस आता है। अंकल ग्वान जल्दी से ब्लाइंड्स बंद करता है और उसे इतना लेट आने पर डांटता है। कहता है कि वह वरीड था। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह वापस अंधेरी गली की तरफ देखता है, पर वहां कोई नहीं है। वह सोचने लगता है कि जो उसने देखा वह सिर्फ एक इल्यूजन था। अचानक उसे किसी के गिरने की आवाज आती है और फिर उसके हॉप करके दूर जाने की। क्यूरियस होकर वह पीछा करने का और सीन को अपने फोन से रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। सोचता है कि वह पर्सन शायद बहुत सीवियर स्लीप वॉकर है। उसके शौक के लिए वह आदमी अचानक रिवर में कूद जाता है। वह उसे रोकने के लिए आगे दौड़ता है, पर जिस पल वह उस आदमी को छूता है, ऊपर का सफेद चांद खून जैसा लाल हो जाता है। रिवर और आसपास की जगह लाल रोशनी में नहा जाती है। उनके चारों तरफ काली शैडोई फिगर्स उठते हैं। स्लीप वॉकर कंफ्यूजन में जाग जाता है, पर गाओयिंग उसे चुप रखने के लिए जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। फिर वह आदमी फेंट हो जाता है। ऊपर देखते हुए उसे स्काई में एक जाना पहचाना फिगर फ्लोट करता हुआ दिखता है। वही आदमी जो होटल रूम के पोर्ट्रेट में था। क्रिम्सन रिवर वायलेंटली रिपल करता है। इससे पहले कि वह मूव कर सके, कोई चीज उसे नीचे से खींचती है। एक बड़ा अंडर वाटर क्रीचर उसे नीचे खींच लेता है। वह डेस्परेटली ऊपर की सतह पर तैरने की कोशिश करता है। जैसे ही वह डूबने वाला होता है, एक हाथ उसे पकड़ता है और पानी से बाहर निकाल लेता है। यह पोर्ट्रेट वाला आदमी है। इससे पहले कि वह रिकवर कर सके, वह आदमी रिवर से बाहर आए बड़े मॉन्स्टर का सामना करता है। क्रीचर रोर करता है और अटैक करता है, पर आदमी हरी एनर्जी के बर्स्ट से काउंटर करता है। गाओयिंग रियलाइज करता है कि उसकी टांग जख्मी है। वह रेंगने की कोशिश करता है पर मूव नहीं कर पाता। वह देखता है कि वह आदमी मॉन्स्टर का एक दांत फैंग निकालता है और उसकी आंख में घोंप देता है। एक ताकतवर एक्सप्लोजन में बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बैटल एंड हो जाती है। गाओयिंग जमीन पर गिर जाता है। उसके जख्मों से पॉइजन उसके शरीर में फैल रहा है। उसकी नजर धुंधली हो जाती है जब वह कमजोरी से उस आदमी को घूरता है। कॉन्शियसनेस लूज करने से पहले दूर कहीं अनगिनत लाल लैंटर्न से घिरी एक जगह पर एक और फिगर लंबे पाथ पर चल रहा है। वह एक बड़े गेट को धकेल कर खोलता है और अंदर कदम रखता है। बुदबुदाता है कि वह चोजन वन, जिसका टाई सुई 300 सालों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार आ गया है। वह एक चुपचाप सिनिस्टर लाफ के साथ कॉल एंड करता है। गाओयिंग अचानक जाग जाता है। उसके दिल की धड़कन पिछली रात के डरावने इवेंट से तेज हो रही है। वह अपनी टांग चेक करता है पर कोई चोट नहीं मिलती। वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वह अपना फोन गैलरी खोलता है तो वह वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया था गायब है। कंफ्यूज होकर वह सोचता है कि कॉमिक्स पढ़ते हुए बहुत देर तक जागने की वजह से यह सिर्फ एक नाइटमेयर था। जैसे ही वह कॉलेज के लिए तैयार होता है, उसे रेडियो पर ब्रेकिंग न्यूज नजर आती है कि पास की एक रिवर रहस्यमयी तरीके से रातों रात सूख गई है। वह जगह जानी पहचानी लगती है। शॉक होकर वह टेलीविजन ऑफ कर देता है। खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस है और चला जाता है। बाहर अंकल ग्वान उसका स्वागत करता है। उसे एक और लग्जरियस रूम ऑफर करता है।
वह मना कर देता है, कहता है कि वह डॉर्मेट्री में चेक इन करेगा। एकेडमी में उसे बताया जाता है कि डॉर्मेट्री फुल है। उसके फ्रस्ट्रेशन के लिए उसे वापस उसी होटल की तरफ भेजा जाता है। सस्पिशियस होकर वह स्टाफ का सामना करता है। उन पर अंकल ग्वान के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को स्कैम करने का इल्जाम लगाता है। आ हुआ होटल से बाहर आती है। दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। वह समझाती है कि स्कूल ने हाल ही में एनरोलमेंट एक्सपैंड किया है, नए डॉर्मेट्रीज तैयार नहीं है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को थोड़े टाइम के लिए पास के होटल्स में रखा गया है। वह कल अपने डॉर्म में मूव कर सकता है। वह रियलाइज करता है कि आ हुआ उसकी सीनियर है। वह अंकल ग्वान को उसके लगेज के साथ चोरी छुपे अंदर आते हुए देखता है। वह उसे रोकने जाता है पर फ्रीज हो जाता है जब वह एक फीके चेहरे वाला आदमी को क्रचेस यूज करते हुए बाहर आते देखता है। वह तुरंत उसे पहचान लेता है, वही पर्सन जिसे उसने पिछली रात रिवर से बचाने की कोशिश की थी। वह पूछता है कि क्या वह पहले मिले हैं, पर वह आदमी ठंडे तरीके से मना कर देता है। जैसे ही वह होटल में कदम रखता है, हॉलवे हरी रोशनी से चमक उठता है। वह खुद को एक बड़े क्रिम्सन मैजिक सर्कल पर पाता है। विजन गायब हो जाता है जैसे ही अंकल ग्वान की आवाज उसे वापस खींचती है। वह अंकल ग्वान को बताता है कि उसे हेलुसिनेट हो रहा होगा। अंकल ग्वान इस बात को डिसमिस करता है। उसे देर तक जागने पर डांटता है, शायद सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन है। वह जोर देता है कि उसने लाल लाइंस में एक बागवा फॉर्मेशन देखी थी। क्रचेस वाला आदमी भी वहां था। वह आदमी घूरता है, उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसका मुंह और नाक इतना जोर से दबाया कि वह लगभग दम घुट गया था। गाओयिंग जल्दी से समझाता है कि उसने सिर्फ उसे चुप और सेफ रखने के लिए ऐसा किया था। अंकल ग्वान बीच में आता है, उन्हें अपने बिजनेस पर फोकस करने को कहता है। वह आदमी खुद को माफ करता है। गाओयिंग कंफ्यूज है कि क्या वह अभी भी ड्रीम देख रहा है। अंकल ग्वान उसे अपना आईडी रजिस्टर करने को याद दिलाता है। वह अपना कार्ड दे देता है और अपने रूम की तरफ बढ़ता है। अकेला अंकल ग्वान उसे घूरता है। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम है। हाउस ने गाओयिंग को चूज कर लिया है। 300 साल हो गए, अगला जनरेशन आखिरकार आ गया है। एक बिजनेसमैन अपने सबॉर्डिनेट की रिपोर्ट सुनता है कि अंकल ग्वान ने फिर से बेचने से मना कर दिया है। सबॉर्डिनेट उसे सबक सिखाने का सजेस्ट करता है, पर बिजनेसमैन रिप्लाई करता है, बिजनेस म्यूचुअल बेनिफिट से होना चाहिए। जब कोई कस्टमर नहीं बचेंगे तो अंकल ग्वान मजबूर हो जाएगा बेचने के लिए। वह हाफ इमॉर्टल वुमन से पूछता है कि क्या उसे 2 मास्टर्स को बुलाना पड़ेगा। वह हल्की सी मुस्कुराती है। सब कुछ आज रात शुरू होगा। कहीं और एक आदमी स्ट्रॉ हैट पहने चुपचाप रात के स्काई को ऑब्जर्व कर रहा है। ऊपर के 5 फ्लोर से डील करना आसान है। असली प्रॉब्लम जमीन के नीचे छुपे 18 फ्लोर्स में है। अगर नीचे का प्रिंस जाग गया तो सबके सर कट जाएंगे। इसी बीच गाओयिंग अपने रूम में बैठा है, अपने फोन पर कॉमिक्स घूर रहा है। वह अभी तक यूनिवर्सिटी में रजिस्टर नहीं कर पाया है। जब से वह इस होटल में आया है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। फिर भी कल वह आखिरकार डॉर्मेट्री में मूव कर लेगा। जैसे ही वह बेड पर लेटा है, कोई चीज उसकी नजर खींचती है। वॉल पर एक छोटा सा होल दिखाई देता है। वह करीब झुकता है, पर एक इनविजिबल फोर्स उसे अंदर खींच लेती है। एक पल में वह एक बड़े बागवा फॉर्मेशन पर खड़ा है। लाल चमकती लाइंस से घिरा हुआ एक रहस्यमयी आदमी ब्रश लिए दिखाई देता है। एक ही फ्लिक से वह आदमी उसे उड़ता हुआ बाहर फेंक देता है। वह झटके से जाग जाता है। रात हो चुकी है। वह पसीने में बैठा उठ जाता है। एक लाइटनिंग की चमक रूम को रोशन करती है। विंडो के पास एक शैडोई फिगर दिखाती है। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर सके, फिगर उसके चेहरे पर किक मारता है, उसे जमीन पर गिराता है। एक ठंडी नजर वाली औरत उसे बाहर निकलने का ऑर्डर देती है। होटल के दूसरे हिस्से में अंकल ग्वान इंसेंस स्टिक्स जलाता है, पर खुली विंडो से आई हवा उन्हें बुझा देती है। छोटे प्रोजेक्टाइल्स उसकी तरफ शूट होते हैं। वह जल्दी से डॉज करता है, एक एंटीक क्लॉक को शील्ड करता है। अंधेरे से स्ट्रॉ हैट मैन एक डरावनी मुस्कान के साथ निकलता है। अंकल ग्वान एक टैलिस्मैन निकालता है और उसे जाने की वार्न करता है। स्ट्रॉ हैट मैन आगे चार्ज करता है। अंकल ग्वान टैलिस्मैन एक्टिवेट करता है। धुआं निकलता है, पर उसे टेलीकिनेसिस से उठाया जाता है और वॉल से स्लैम कर दिया जाता है। उसका हाथ एक तीखी फोर्स से पिन हो जाता है। स्ट्रॉ हैट मैन मॉकिंगली रिमार्क करता है, उसे इतने वृद्ध आदमी से ट्रिक्स की उम्मीद नहीं थी। अंकल ग्वान मानता है कि वह उस जैसे स्पिरिट के सामने कुछ नहीं है। इंट्रूडर स्ट्रॉ कवरिंग खोलता है। चमकते निशान दिखाई देते हैं। वह 18वीं फ्लोर के नीचे की चीज में एलिक्सर ऑफ लॉन्जेविटी की डिमांड करता है। अपने जख्मों के बावजूद अंकल ग्वान स्मर्क करता है। नीचे जो कुछ भी है उसे छुआ नहीं जा सकता। वह चुपके से एक और टैलिस्मैन निकालता है। दूसरे रूम में एक इंट्रूडर चुपचाप लैंड करता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक काले कपड़ों वाला आदमी बिना वार्निंग के उस पर अटैक करता है। गाओयिंग को फीमेल इंट्रूडर वॉल से टकरा देती है। वह जल्दी से उठता है, पर वह फिर से अटैक करती है और पैनिकी होकर अपना लगेज ग्रैब करता है। क्लोज फॉल आउट। वह उस मैटर को थ्रो करता है, उसे थोड़े टाइम के लिए स्टन करता है। वह गुस्से में आ जाती है और उसका पीछा करती है। वह ऊपर दौड़ता है, पर आ हुआ के रूम में किक मारा जाता है। फीमेल इंट्रूडर आ हुआ पर चार्ज करती है, पर आ हुआ आसानी से उस औरत को बाथटब में उड़ाकर फेंक देती है। आ हुआ को मार्शल आर्ट्स आते हैं, ये रियलाइज करके इंट्रूडर फिर से अटैक करती है। दोनों औरतें तेज ताकतवर ब्लोज एक्सचेंज करती हैं। आ हुआ विंग चन यूज करके स्किलफुली ब्लॉक और काउंटर करती है, जबकि गाओयिंग उन्हें देखकर अनेबल टू कीप अप होता है। अंकल ग्वान वॉल से पिन है।
स्ट्रॉ हैट मैन उसका टैलिस्मैन लेता है और उसके दूसरे हाथ में घोंप देता है। वह वॉल पर खूनी सिंबल्स ड्रॉ करता है, डिक्लेयर करता है कि वह अंकल ग्वान को गोश्त बना देगा। अंकल ग्वान उसे वार्न करता है कि टाइसुई को प्रोवोक न करे। स्ट्रॉ हैट मैन मॉक करता है, टाइसुई जख्मी होगा। वह अंकल ग्वान की उंगलियों से 2 रिंग्स निकालता है। हुआ उस औरत की छाती पर एक भारी स्ट्राइक लैंड करती है, जिससे उसे खून खांसी आती है। वह तेज अटैक्स से पीछा करती है जो इंट्रूडर को वॉल से स्लैम कर देते हैं। हुआ शांति से अपना रोब पहनती है, जबकि गाओ यिंग उसकी ताकत की तारीफ करता है। कहीं और मेल इंट्रूडर काला आदमी ननचकू लिए पीछा कर रहा है, पर जब वह स्ट्रॉ हैट मैन से टकराता है तो उसका अपना बॉस उसे तुरंत मार देता है। काला आदमी शॉक से फेंट हो जाता है। रिंग्स यूज करके स्ट्रॉ हैट मैन 18वीं फ्लोर के एंट्रेंस को सेंस करता है, पर गाओ यिंग से ऊपर की तरफ फैली लाल एनर्जी लाइंस नोटिस करता है। वह रियलाइज करता है कि गाओ यिंग ही की है। हुआ और गाओ यिंग नॉइज सुनते हैं। हुआ किलिंग इंटेंट सेंस करती है। जैसे ही स्ट्रॉ हैटमैन दिखाई देता है और उसे स्टैब करता है, उसे नीचे गिरा देता है। वह गाओ यिंग से चमकती लाल लाइंस स्पॉट करता है और एक्सटैटिक हो जाता है। गाओ यिंग डॉज करता है और रूफटॉप की तरफ दौड़ता है, जबकि स्ट्रॉ हैटमैन टेलीकिनेसिस यूज करके चीजें फेंकता है। रूफटॉप पर फर्नीचर और मलबा उसकी तरफ क्रैश करता है, पर वह हैरतअंगेज रूप से आसानी से एक सोफा लिफ्ट कर लेता है। उसके जख्म तेजी से भर जाते हैं। वह सोचता है कि क्या उसने कोई पावर अवेकन की है। स्ट्रॉ हैट मैन दिखाई देता है, उसे उसकी गर्दन से पकड़ता है और लाल एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। वह चीखता है जब लाल लाइन बिल्डिंग से नीचे फैलती है। 18वीं फ्लोर के नीचे गहराई में चमकती लाल एनर्जी के एक बड़े फिगर से कनेक्ट हो जाती है। अंकल ग्वान बुरी तरह जख्मी अपने जख्मों का इलाज करता है और इंसेंस स्टिक्स को फिर से जलते हुए नोटिस करता है। उसे लगता है कि उसकी ताकत कम हो रही है। जैसे ही वह कॉन्शियसनेस लूज करने वाला होता है, बिल्डिंग हरी एनर्जी का एक सर्ज रिलीज करती है। एक रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है और स्ट्रॉ हैट मैन को सर से पकड़ता है, उसे गाओ यिंग को छोड़ने पर मजबूर करता है, उससे पहले कि उसे रूम के पार स्मैश कर दे। अंकल ग्वान पोर्ट्रेट को ग्रेव एक्सप्रेशन से देखता है। स्ट्रॉ हैट मैन ने उसके एंसेस्टर्स को ऑफेंड करके एक ग्रेव सिन कमिट किया है। कोई डेथ भी उसे माफ नहीं कर पाएगी। स्ट्रॉ हैट मैन शेकन और टेरिफाइड रहस्यमयी फिगर को पहचान लेता है और झुककर सबमिशन में घुटने टेक देता है। उसे किंग ऑफ जिनन के रूप में एक्नॉलेज करता है। 300 साल पहले एम्परर ने चुपके से गो एरेडिया को एक डिवाइन मिशन के लिए माउंट नान्युए पर उतरने का कमांड दिया था। चुना गया जनरल को लाइफ और डेथ पर पावर दी गई थी, साथ ही हेवन और अर्थ की वाइटल एनर्जी को कंट्रोल करने की एबिलिटी। हिस्ट्री उसे बाद में किंग ऑफ जेनन के रूप में याद करेगी। प्रेजेंट में स्ट्रॉ हैट मैन रीअवेकेंड किंग के सामने घुटने टेकता है, कांपता हुआ माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। क्लेम करता है कि उसने गलती से किसी को जख्मी कर दिया। किंग ठंडे तरीके से उसे जाने का ऑर्डर देता है। रिलीव्ड होकर स्ट्रॉ हैट मैन बो करता है और पीछे हटने लगता है। गाओ यिंग कमजोरी से उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। उसने जानबूझकर उसे खाने की कोशिश की थी। यह सुनकर स्ट्रॉ हैट मैन अपना एक्ट ड्रॉप करता है और अपनी असली नेचर रिवील करता है। हालांकि वह किंग को रिस्पेक्ट दिखाता है, वह खाली हाथ नहीं जा सकता। उसका सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। वह डेस्पिरेशन में गाओ यिंग की तरफ दौड़ता है। किंग स्विफ्टली इंटरवीन करता है, एक ही हाथ से उसका सर काट देता है और उसके शरीर को रूफटॉप से नीचे फेंक देता है। स्ट्रॉ हैट मैन की फॉर्म ग्रीन लाइट में डिसॉल्व हो जाती है। एक अकेला खून जैसा लाल मुड़ा हुआ नेल जमीन पर गिरता है। जैसे ही किंग हैरान गाओ यिंग की तरफ मुड़ता है, एक तीखी लकड़ी उनकी तरफ शूट होती है। किंग उसे आसानी से पकड़ लेता है। अंधेरे से एक नया अटैकर बाहर निकलता है। स्ट्रॉ हैट मैन का कटा हुआ सर अब मेल इंट्रूडर के शरीर से जुड़ा हुआ है। क्रीचर मॉक करता है किंग को, उसके मास्टर ऑफ हेवन के टाइटल के बारे में बोलता है। वह टॉन्ट करता है कि पिछली रात सेंट्रल प्लेन्स पर हुए इवेंट्स ने उसे कमजोर कर दिया होगा। गाओ यिंग मुश्किल से बिलीव कर पाता है कि वह क्या देख रहा है। स्ट्रॉ हैट मैन किसी तरह अभी भी जिंदा है। क्रीचर उसके डिसबिलीफ पर हंसता है। उसने डेथ की इच्छा की थी, पर एक लिंगरिंग डिजायर ने उसे वर्ल्ड से बांधे रखा। फेट ही होगी कि वह आज सरवाइव कर गया। उसका दायां हाथ बोन के एक जैगेड स्पीयर में म्यूटेट हो जाता है। वह उनकी तरफ बोन स्पीयर्स का बैराज लॉन्च करता है। किंग गाओ यिंग को शील्ड करता है, तेज रफ्तार से मूव करता है। जैसे ही वह अटैक्स डिफ्लेक्ट करता है और जोर से काउंटर करता है। अटैकर स्नीर करता है कि गाओ यिंग का जरूर बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस होगा कि ताकतवर किंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी दूर जा रहा है। अटैकर अपना असॉल्ट जारी रखता है, बोन स्पीयर्स और स्पाइक्स हर्ल करता है। किंग उसे फेंड ऑफ करता रहता है और गाओ यिंग को शील्ड करता है। पावर के बर्स्ट से किंग एक डेवास्टेटिंग पंच लैंड करता है जो अटैकर को पीछे क्रैश कर देता है, लेकिन अटैकर जल्दी से फिर से उठ जाता है। उसका शरीर छोटे बोन स्पाइक्स से इरप्ट होता है जो हवा में तैरते हैं उससे पहले कि गाओ यिंग की तरफ शूट हो। जैसे ही स्पाइक्स स्ट्राइक करने ही वाले होते हैं, किंग अचानक गायब हो जाता है और अटैकर के पीछे फिर से दिखाई देता है। उसे तुरंत रोक देता है। हवा में तैरते स्पाइक्स फ्रीज हो जाते हैं और धूल में बदल जाते हैं। अपनी डिफीट रियलाइज करके अटैकर मर्सी की भीख मांगता है। वह समझाता है कि उसके फैमिली का स्लॉटर एक आदमी ने किया था जिसने टाइस्वाई दिंग जन यूज किया, एक कर्स्ड आर्टिफैक्ट जिसने उसे उसकी मौजूदा डिमोनिक फॉर्म में बर्बाद कर दिया। यह सुनकर किंग अपना अटैक स्टॉप करता है और उसे छोड़ देता है।
सीन पिछले जमाने में स्नो कवर्ड विलेज में बदल जाता है। एक अंधेरे हाउस के अंदर एक कॉफिन में एक कॉर्प्स पड़ी है। उसका चेहरा ढका हुआ है। एक वृद्ध औरत अंदर आती है, धीरे से बोलती है कि उसने एक इमॉर्टल से दवाई के लिए भीख मांगी थी ताकि वह अपने मरते हुए बच्चे को बचा सके। उसका बेटा एक अजीब इलाज के साथ वापस आता है, थाई स्वेटिंग जेन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लाइफ और डेथ रिस्टोर करता है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वह दवाई अपने बेटे की छाती पर रखती है, उसे एक सिल्वर नीडल से घोंपती है और 7 दिन वेट करती है इससे पहले कि उसे मिडनाइट पर हटाए। 7वीं रात को वह नौजवान आदमी कॉफिन के अंदर जाग जाता है। उसके हाथ खून से लथपथ हैं। हॉरिफाइड होकर वह अपने पूरे फैमिली को मरा हुआ देखता है। उसकी माँ भी शामिल है जो सिल्वर नीडल पकड़े हुए है। वह नीचे देखता है तो उसकी छाती पर एक चमकता लाल निशान मिलता है। दूर की घंटी की आवाज पर वह लड़खड़ाता हुआ हाउस से बाहर स्नोई फॉरेस्ट में निकल जाता है। वह उस रात से लगातार भटक रहा है, कर्स्ड और अकेला। प्रेजेंट में वापस किंग अपना हाथ कर्स्ड मैन के सर पर रखता है। दोनों गाओयिंग की आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। वह कंफ्यूज और वरीड है कि वह कहाँ चले गए। अगले पल वह बिल्डिंग के नीचे बागवा फॉर्मेशन की गहराई में फिर से दिखाई देते हैं। लाल लाइंस वायलेंटली स्वर्ल करती है। पहला आदमी एक्साइटमेंट में हंसता है, बिलीव करता है कि वह डिवाइन एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, पर जल्दी ही उसकी खुशी हॉरर में बदल जाती है क्योंकि लाल लाइंस उसके चारों तरफ कस जाती हैं। उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन करती है। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर सूखे छिलके में बदल जाता है, क्रिम्सन ग्लो के नीचे बेजान। बाद में उसकी कटा हुआ सर रूफटॉप से नीचे गिरता है। नीचे खड़े बिजनेसमैन को स्टार्टल करता है जो उसके साथ प्लॉट कर रहा था। रूफटॉप पर गाओयिंग और किंग एक साथ खड़े हैं जैसे ही अंकल गुआन आता है। इमोशन से भरकर अंकल गुआन आगे दौड़ता है, पुराने किंग को खुशी के आंसुओं के साथ गले लगाता है। हुआ भी जल्दी ही उनके साथ आ जाती है। वह अनहार्म्ड है। वह समझाती है कि कॉन्शियसनेस वापस आने के बाद वह और फीमेल इंट्रूडर दोनों एक ही समय जाग गए। जब इंट्रूडर विंडो से भागने की कोशिश कर रही थी, हुआ ने अपनी स्लीपर फेंक दी, उसे 5वीं फ्लोर से नीचे क्रैश कर दिया। गाओयिंग सिर्फ हैरत में घूर सकता है। कुछ देर बाद काला आदमी आता है, नंचाकू हाथ में, ब्रूस ली जैसे पोजेस स्ट्राइक करता है, पर रिलीफ ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक अटैकर अब ग्रोटेस्कली रिएनिमेटेड होकर फिर से दिखाई देता है। वह बिजनेसमैन के शरीर के पास से दौड़ता है और एक तीखी बोन स्पाइक गाओयिंग की गर्दन में घोंप देता है। किंग तुरंत रिएक्ट करता है, अटैकर को गले से पकड़ लेता है। अंकल गुआन गाओयिंग को पकड़ता है ताकि खून बहना रुक जाए। काला आदमी पैनिक में है, अनश्योर है कि क्या करे। लाइटनिंग की चमक में किंग एक ताकतवर स्ट्राइक अनलीश करता है जो अटैकर को पूरी तरह ऑब्लिटरेट कर देता है। उसकी छाती पर लगी सिल्वर नीडल धूल में टूट जाती है। जैसे ही स्टॉर्म उनके ऊपर गुस्साता है, गाओयिंग कमजोरी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका शरीर अंकल गुआन के हाथों में ढीला पड़ जाता है। अटैकर कमजोरी से एक फोन बूथ पर कॉल करने की कोशिश करता है। वह रिपोर्ट करता है कि उसे किंग ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है और हेल्प मांगता है, लेकिन दूसरे छोर पर बैठे पर्सन ठंडे तरीके से मना कर देते हैं। वह तो अब दूसरे टाइसवे के लायक नहीं है। कॉल बिना किसी इमोशन के एंड हो जाती है। इस बीच कॉलर एक सफेद चिड़िया को देखता है जो एक केज में फंसी है। हर किसी की अपनी फेट होती है, बिल्कुल उस चिड़िया की तरह जो कैप्टिविटी में रहने के लिए डेस्टिन्ड है, और वह चोजन वन जो एक ताकतवर बीइंग के सामने गिरने के लिए डेस्टिन्ड है। जैसे ही वह चिड़िया को खाना खिलाता है, वह नोट करता है कि टाइसवे फ्यूजन को अभी और टाइम चाहिए। फिर वह रियलाइज करता है कि चिड़िया दानों की जगह उसकी पाम पर चोंच मार रही है। कहीं और गाओयिंग जाग जाता है और खुद को फिर से किंग के साथ फॉर्मेशन में पाता है। वह कंफ्यूजन में अपनी गर्दन छूता है, सोचता है कि क्या वह मर चुका है। किंग स्टेट करता है कि वह मर नहीं सकता और कभी नहीं मरेगा। किंग ऑफ जानन गाओयिंग को समझाता है कि पुराने बिलीफ के मुताबिक जो कोई भी टाइसू खाता है वह इमोर्टैलिटी, लाइटनेस और लंबी लाइफ पा सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि टाइसुई डेड से ओरिजिनेट करता है। गाओयिंग ये उसके चारों तरफ की आयरी यूरा से रियलाइज करता है। ये उसे डर से भर देता है। किंग रिवील करता है कि टाइसवे ही था जो उसे वापस जिंदा लाया। शॉक्ड होकर गाओयिंग सुनता है जैसे ही वह आगे समझाता है कि सेंट्रल प्लेन्स पर पिछली रात अगर टाइसुई की पावर नहीं होती तो वह लेक के नीचे दफन हो गया होता। फिर वह समझाता है कि उस रात जो उसने एक्सपीरियंस किया वह ड्रीम नहीं था। किंग उसे बताता है कि टाइसीवे ने उसके शरीर को नया आकार दिया और उसे रिवाइव किया, उसे टाइसीवे का ही एक हिस्सा बना दिया। हालांकि वह जो सुनता है उस पर बिलीव करने में स्ट्रगल करता है। वह समझ नहीं पाता कि उसे कैसे रिवाइव किया गया। बिना रियलाइज किए टाइसवे ने उसे क्यों बचाने का चूज किया। किंग उसे बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टाइसुई ने उसे लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में चूज किया। ये रेवलेशन उसे और ज्यादा टेरिफाई करता है। वह अपने चारों तरफ की टाइसू ऑरा को रिजेक्ट करना चाहता है। उसके रेजिस्टेंस के बावजूद किंग इंसिस्ट करता है कि टाइसू असल में खुश है क्योंकि वह अब उससे कनेक्ट हो चुका है, इसलिए वह उसके पास रहता है। गाओयिंग अनइंटरेस्टेड और डिस्टर्ब्ड जाने का फैसला करता है। वह अगले दिन स्कूल वापस जाने के बारे में सोचता है, लेकिन किंग उसे वार्न करता है कि वह भाग नहीं सकता क्योंकि यह जगह अब टाइसू ई की है।
वार्निंग इग्नोर करके वह अपना सामान पैक करता है और अगली सुबह जाने की कोशिश करता है। पहले तो उसे रिलीफ मिलता है जब वह आजादी से बाहर निकल पाता है और जल्दी से अपना लगेज लेकर दौड़ता है, पर ज्यादा दूर जाने से पहले वह गिर जाता है। टाइसवे औरा उसकी टांगों से उठता है, टाइसवे को उसके सामने फिर से अपीयर होने पर मजबूर करता है। फियर से पैरालाइज्ड होकर वह खड़ा नहीं हो पाता। इसके बाद भी वह हर दिन भागने की कोशिश करता रहता है, पर हर अटेम्प्ट फेल हो जाती है क्योंकि थाइसवे औरा बार बार दिखाई देता रहता है। फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट वह किंग के पास वापस आता है, ट्रैप होने की कंप्लेन करता है। फिर भी किंग कोई सोल्यूशन ऑफर नहीं करता। गुस्से में वह बारिश में बाहर चला जाता है, फिर से ट्राई करने के लिए डिटर्मिन्ड है। स्टॉर्म में चलते हुए उसे अपने फोन पर एक मैसेज रिसीव होता है, पर इससे पहले कि वह उसे चेक कर सके, टाइसवे औरा फिर से दिखाई देता है। वह दर्द में गिर जाता है, मूव करने में अनेबल, और अपना फोन एक तरफ फेंक देता है जैसे ही बारिश उस पर पड़ती है। जैसे ही वह दर्द में ग्रोनिंग हुए जमीन पर लेटा है, कोई अम्ब्रेला लिए दिखाई देता है, उसे बारिश से शील्ड करता है। जब वह ऊपर देखता है तो रियलाइज करता है कि यह किंग है। किंग हैंसन में टेलिस्मन देता है। इसे टाइसवी सोल गैदरिंग टेलिस्मन कहते हैं, जो उसके शरीर को जिंदा रख सकता है और उसे हाउस से सेफली लीव करने की भी अलाउ कर सकता है। किंग उसे टैलिस्मन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वार्न करने की कोशिश करता है, पर गाओयिंग खबर से इतना खुश है कि वेट नहीं करता सुनने के लिए। इसके बजाय वह किंग को ग्रैटिट्यूड में गले लगाता है और उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स करता है। वह प्रॉमिस करता है कि वह अपना रिपोर्ट खत्म करने के बाद होटल वापस आएगा। किंग उसे जाते हुए देखता है, स्पीचलेस है। छोड़ने के बाद वह अपने स्कूल के पास के एरिया में पहुंचता है और सोचने के लिए रुकता है कि वह होटल वापस जा। वहां खड़े पास की वॉल पर लगा एक बैनर उसका ध्यान खींचता है। जैसे ही वो इसे पढ़ता है, उसे याद आता है कि उसके बैग में कुछ खाना है। वो उसे खाता है जबकि होप करता है कि वो आखिरकार थाइस्विस कर्स से आजाद हो गया है। जब वो स्कूल पहुंचता है, वो अपना रिपोर्ट लिखता है और बाद में सेक्रेटरी के पास जाकर लीव ऑफ एब्सेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर सेक्रेटरी अग्री करता है तो उसे रिलीफ महसूस होता है। उसे सिचुएशन हैंडल करने के लिए टाइम चाहिए। स्कूल लीव करने के तुरंत बाद वो एक प्रिंट शॉप जाता है और टैलिस्मैन की 100 कॉपीज प्रिंट करने को कहता है। वो स्कूल पूरी तरह से छोड़ने का प्लान करता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी लाइफ डेंजर में है। बाद में वो एक बस में चढ़ जाता है, चुपचाप अपने स्कूल को गुड बाय कहता है। जैसे ही बस मूव करती है, वो पीछे झुक जाता है और सो जाता है, लेकिन पास से गुजर रहे एक आदमी की अजीब प्रेजेंस उसके इंस्टिंक्ट्स ट्रिगर करती है, उसे अचानक जगा देती है। अचानक टाइसवे ऑरा मैनिफेस्ट होता है, उसके हाथ से विंग्स स्प्राउट होते हैं। वो पास बैठे वृद्ध आदमी पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो उसे रोकने के लिए बहुत जोर से स्ट्रगल करता है जब तक वो आखिरकार उसे सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे ही वो सोचता है कि ये खत्म हो गया, विंग्स फिर से उसकी कमर से बर्स्ट होते हैं और लगभग वृद्ध आदमी को कंज्यूम कर लेते हैं। वो जल्दी से विंग्स ग्रैब करता है और उन्हें आदमी के सिर के ऊपर बस विंडो के खिलाफ दबाता है। वृद्ध आदमी विंग्स को देख नहीं पाता, अलार्म्ड हो जाता है, सोचता है कि वो उसकी तरफ एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग रियलाइज करके वो धीरे से अपना हाथ पीछे खींचता है। उसी पल बस अगला स्टॉप अनाउंस करती है। वो तुरंत उतर जाता है। बस लीव करने के बाद वो पास की बिल्डिंग में दौड़ता है और रेस्ट रूम में छिप जाता है। अपने शरीर पर बन रहे टाइसवे से डील करने के लिए डिटर्मिन्ड है, लेकिन सिचुएशन और खराब हो जाती है क्योंकि विंग्स अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं, उसके शरीर पर टेक ओवर करते हैं और सीलिंग तक फैल जाते हैं, यहाँ तक कि बिल्डिंग की पावर भी काट देते हैं। और एक वृद्ध क्लीनर कमोशन सुनकर हेल्प करने की कोशिश करता है, इसके बावजूद कि वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है। वो उसे डोर रहने को कहता है, पर आदमी इंसिस्ट करता है और डोर फोर्स ओपन करता है। जो वो देखता है उससे हॉरिफाइड हो जाता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, टाइसवे की विंग्स लैश आउट करती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। टाइसवे विंग्स जो उसके चारों तरफ दिखाई दी, वो किंग का काम निकालते हैं। वो चुपके से बिल्डिंग तक उसके पीछे आया था और जानबूझकर विंग्स मैनिफेस्ट किए ताकि उसके अंदर टाइसवे की पावर की असली ताकत और रिएक्शन टेस्ट की जा सके। लेकिन जब विंग्स ने इनोसेंट क्लीनर पर अटैक किया, किंग तुरंत इंटरवीन करता है। वो विंग्स और वृद्ध आदमी के बीच का कनेक्शन कट कर देता है, वृद्ध आदमी को अनहार्म्ड एस्केप करने की अलाउ करता है। थाइसवेज इन्फ्लुएंस की वजह से उसने कितना सफर किया ये देखने के बाद किंग आखिरकार उसे टॉर्मेंट से आजाद करने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद होटल से बॉल्ड हेडेड मैन भी सीन पर आता है। जो हुआ उसे छुपाने के लिए वो डरे हुए क्लीनर को बताता है कि बिल्डिंग में एक मूवी फिल्म की जा रही थी, सब कुछ प्रोडक्शन का हिस्सा था। फिर वो आदमी को बाकी दिन की छुट्टी लेने की एडवाइस देता है। किंग दूसरी तरफ समझता है कि थाइसवेज श्राइन को बहुत देर तक छोड़ना एक पर्सन के शरीर को कोलैप्स कर सकता है। फिर भी वो गाओयिंग का केस अनयूजुअल नोटिस करता है। टेम्पररी कोलैप्स एक्सपीरियंस करने के बावजूद वो अभी भी सरवाइव कर पाता है। किंग उसे उसकी कंडीशन स्टेबलाइज करने के लिए श्राइन वापस लाता है। इस बीच रहस्यमयी आदमी जो उससे बस में पहले गुजर चुका था, अब पास में दिखाई देता है। थाइसवे श्राइन के करीब की एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, चुपचाप सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा है। सेक्रेट श्राइन के अंदर घंटी की आवाज पर यीदोंग, वही आदमी जो पहले दिखाई दिया था और टाइसवे ऑफ जोंगयुन के रूप में जाना जाता है, वहां रखी सील को रिलीज करता है। एक औरत उसके पास आती है।
वो उसकी हेल्प मांगता है कि वो उसकी पकड़ी हुई सील ब्रेक करे। रिटर्न में उसे वो इन्फॉर्मेशन देने का प्रॉमिस करता है जो वो ढूंढ रही है। इस बीच गाओ यिंग, जो पहले फेंट हो गया था, फिर से जाग जाता है जैसे ही टाइसुई की प्रेजेंस उसे डिस्टर्ब करना शुरू करती है। कंफ्यूज और अलार्म्ड होकर वो किंग से पूछता है कि टाइसुई अभी भी क्यों अपीयर हो रहा है उसे दिए गए टैलिस्मैन के बावजूद। किंग एक्सप्लेन करता है कि टैलिस्मैन की पावर सिर्फ 3 आवर्स तक चलती है और उसकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड है। वो गाओ यिंग को वार्न करता है कि जब टैलिस्मैन अपना इफेक्ट लूज करेगा उसका शरीर और सोल ग्रेट रिस्क में है कंज्यूम्ड होने के। ये सुनकर वो डर जाता है और कुछ और टैलिस्मैन्स के लिए भीख मांगता है, लेकिन किंग उसकी रिक्वेस्ट इग्नोर करता है और चला जाता है। वो फिर से ट्राई करता है, कहता है कि उसे सिर्फ एक चाहिए ताकि वो मार्केट से कुछ फ्रूट्स और स्नैक्स खरीद सके, पर किंग उसे डिसमिस करता है, उसे बॉदर न करने को कहता है। जिस डेंजर का वो सामना कर रहा है उसके बावजूद वो मांगा पढ़कर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर भी दिल ही दिल में वो जानता है कि वो हाउस में सिर्फ डेथ का वेट नहीं कर सकता, उसे और टैलिस्मैन्स पाने का कोई वे ढूंढना होगा। कुछ सोचने के बाद वो पढ़ना बंद करता है और अपने सराउंडिंग्स इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। अपने बेड के नीचे सर्च करते हुए उसे उस आदमी की एक डरावनी पेंटिंग मिलती है जो पहले उसके रूम में अपीयर हुआ था। पजल्ड और अनईजी वो सोचता है कि ग्वाटिंग नाम के इस आदमी ने किस तरह के इविल डीड्स कमिट किए होंगे। जैसे ही वो आसपास देखना जारी रखता है उसे जमीन पर एक छोटा सील्ड पेपर दिखता है। उसे खोलकर उसे अंदर एक मैप मिलता है। उसका मीनिंग अनकवर करने के लिए डिटर्मिन्ड होकर वो अपने टैलिस्मैन के साथ होटल लीव करता है और मैप फॉलो करता है जो उसे नैंटिंग विलेज की एक नोटेबल बिल्डिंग तक ले जाता है। उसका जानकार एंडी मेंशन करता है कि ये एरिया की सबसे आइकॉनिक प्लेसेस में से एक है। जब वो बिल्डिंग को करीब से एग्जामिन करता है तो मैप पर सिंबल नोटिस करता है, उसके टैलिस्मैन पर बने एम्बलम से मैच करता है, एक पॉसिबल कनेक्शन हिंट करता है। फिर उसे किंग की वार्निंग याद आती है। टैलिस्मैन का इफेक्ट सिर्फ 3 आवर्स तक चलता है। टाइम चेक करते हुए वो रियलाइज करता है कि 10 PM से ज्यादा हो चुका है। उसके एक्सपायर होने से पहले उसके पास 1 आवर से कम है। ओरिजिनली वो एरिया सर्च करना शुरू करता है क्लूज के लिए। जैसे ही वो बिल्डिंग की वॉल पर हाथ फेर रहा है, टाइसुई विंग अचानक वॉल पर बने लोगों के चारों तरफ घूमते हुए अपीयर होता है। स्टार्टल्ड होकर वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचता है। विंग्स तुरंत गायब हो जाते हैं। रियलाइज करके कि सिंबल में कुछ सिग्निफिकेंट है, वो एंडी के पास वापस दौड़ता है और हेल्प मांगता है बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए। हालांकि पहले वो हेजिटेंट था और आखिरकार बार बार की रिक्वेस्ट्स के बाद अग्री करता है। जब वो रूफटॉप पर पहुंचता है तो लोगों को फिर से छूता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या ये किसी तरह का एक्सप्लोजिव या मैकेनिज्म है। कांटेक्ट करते ही टाइसवे ऑरा बर्स्ट हो जाता है, सराउंडिंग्स को चमकती लाल रोशनी से भर देता है। सिर्फ वो ही इसे देख सकता है जबकि एंडी को कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे ही वो चमकते लोगों से अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है, पूरी बिल्डिंग वायलेंटली शेक होने लगती है। वही घंटी जो पहले बजी थी हवा में फिर से गूंजती है। कुछ देर बाद उनके नीचे की जमीन फटने लगती है। बिल्डिंग अपने फाउंडेशन से ऊपर उठने लगती है जैसे उसे किसी अनसीन फोर्स ने उखाड़ दिया हो। एंडी पैनिक करता है, रियलाइज करता है कि गांव की किसी हरकत ने ही इवेंट ट्रिगर किया होगा। दोनों एक पिलर से जोर से चिपक जाते हैं सर्वाइव करने की होप में, पर स्ट्रक्चर जल्दी ही कोलैप्स हो जाता है। उन्हें पास की एक रिवर में गिरा देता है। वो तेजी से बहते पानी में स्ट्रगल करते हैं जब तक वो पूरी तरह से स्टोन से बने एक छिपे हुए चेंबर में बह नहीं जाते। गांव पहला है जो अपनी ताकत वापस पाता है और ऊपर देखता है तो पानी के ऊपर सीलिंग बनाते बड़े रॉक्स दिखते हैं, दिखाते हैं कि वो कितनी गहराई तक गिरे हैं। वो रियलाइज करता है कि वो पुराने आर्चवे के नीचे होंगे। थोड़ी देर बाद एंडी कॉन्शियसनेस वापस पाता है, खांसता और सांस लेता हुआ। गांव जल्दी से उसकी हेल्प करता है और चेक करता है कि क्या वो ठीक है। दोनों साथ में अंडरग्राउंड एरिया में बाहर निकलने का एग्जिट सर्च करना शुरू करते हैं। आखिरकार उन्हें एक पैसेज मिलता है जिस पर वॉल्स में इंसल्टिंग वर्ड्स कार्व किए गए हैं। जैसे ही वो उन्हें पढ़ता है उसे सस्पेक्ट होता है कि ये वही आदमी ग्लॉटिंग के लिए डायरेक्ट किए गए हैं। एक बार फिर वो सोचता है कि ये पर्सन असल में है कौन। एक्सप्लोर करते हुए एंडी अपने फोन का यूज करके ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करता है, पर वो शॉक हो जाता है जब उसकी बैटरी लगभग तुरंत ड्रेन हो जाती है। अनईजी होकर वो गांव से पूछता है कि क्या चेंबर में उनके साथ कोई और भी हो सकता है, पर गांव ब्रश ऑफ करता है, इंसिस्ट करता है कि वो बाहर निकलने का वे फाइंड करने पर फोकस करें। जैसे ही वो आगे चलते रहते हैं, अंधेरे में अचानक एक फ्लैश ऑफ लाइट बर्स्ट होता है। बिना जाने कि ये क्या है, दोनों खुद को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। रोशनी से एक रहस्यमयी आदमी अपीयर होता है और उनसे बात करना शुरू करता है। इससे पहले कि वो सिचुएशन को समझ पाएं, इमॉर्टल्स का एक ग्रुप मटेरियलाइज होता है और उनकी तरफ चार्ज करता है। एंडी, जिसे वाजाई भी कहते हैं, लड़ता है। उनमें से कईयों को किक करके गिरा देता है, पर उसके शॉक के लिए इमॉर्टल्स फिर से उठ जाते हैं अनहार्म्ड। रियलाइज करके कि वो जीत नहीं सकते, वो और गांव टर्न करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। रहस्यमयी आदमी उनके साथ मिल जाता है। चेस तेज हो जाती है जैसे ही इमॉर्टल्स करीब आते हैं। डेस्परेट होकर एंडी आगे निकल जाता है। स्ट्रेंजर उसका पीछा करता है, गांव को पीछे छोड़ देता है। बिट्रेड और एग्जॉस्टेड महसूस करते हुए वो जमीन पर गिर जाता है, आगे कंटिन्यू करने में अनेबल।
इमॉर्टल्स जल्दी से उसे घेर लेते हैं और स्ट्राइक करने के लिए तैयार होते हैं। तभी एंडी और वो आदमी वापस आते हैं, अटैकर्स को किक करके उसे बचाते हैं। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो उसकी हेल्प के लिए आए थे, पर इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके वो एक और डायरेक्शन में फिर से दौड़ जाते हैं। कंफ्यूज और फ्राइटेंड वो पैसेज के दूसरे छोर से और ज्यादा इमॉर्टल्स इमर्ज होते देखता है। उसे उठकर फिर से उनके पीछे दौड़ने पर मजबूर करते हैं। आखिरकार वो आदमी उन्हें एक टनल के एंड तक ले जाता है और क्लेम करता है कि वहां एक हिडन एंट्रेंस है। हालांकि कोई डोरवे विजिबल नहीं है, वो इंसिस्ट करता है कि वॉल में एक मैकेनिज्म बिल्ड है। गांव एरिया केयरफुली एग्जामिन करता है और डिस्कवर करता है कि आदमी सही है। स्टोन के अंदर वाकई एक कंसील्ड स्ट्रक्चर है। जैसे ही वो वॉल पर मैकेनिज्म फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, इमॉर्टल्स अचानक फिर से अपीयर होते हैं। इस बार वो एक डेड एंड पर ट्रैप है जहां से भागने का कोई वे नहीं है। पैनिक उनके बीच फैल जाती है जैसे ही इमॉर्टल धीरे से करीब आते हैं। उस टेंस मोमेंट में गांव को वॉल पर कुछ सेंस होता है और वो जाना पहचाना चमकता सिंबल नोटिस करता है। तुरंत एक्ट करते हुए वो दोनों हाथ उस पर रखता है, जबकि आते हुए दुश्मनों पर अपनी आंखें रखता है। बिना वार्निंग के इमॉर्टल्स के नीचे एक बड़ा ट्रैपडोर ओपन हो जाता है। वो सब उससे गिर जाते हैं, नीचे के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। गाओ और एंडी ब्रीद इन रिलीफ करते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो मुश्किल से डेथ से बचे हैं। रहस्यमयी आदमी फिर उन्हें बताता है कि पास में एक और हिडन पैसेज है। वो उन्हें उस तरफ ले जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, वो खुद को पूरे अंधेरे में पाते हैं। कुछ देर बाद आदमी अपने साथ लाया हुआ फ्लैशलाइट स्विच ऑन करता है और उन्हें अंडरग्राउंड एरिया में गहराई तक गाइड करना शुरू करता है। उस जगह से उसकी फेमिलियरिटी एंडी को सरप्राइज करती है, जो सोचने लगता है कि आदमी स्ट्रक्चर के हर कोने को कैसे जानता है। आखिरकार आदमी अपना इंट्रोडक्शन लियोनार्डो दा विंची के रूप में देता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराने गार्जा क्लैन स्टडी करने आया है। समझाते हुए लियोनार्डो वॉल पर एक अजीब एम्बलम नोटिस करता है और उनका ध्यान उसकी तरफ खींचता है। गाओ तुरंत पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। ये वही सिंबल है जिसे वो हर जगह देख रहा है। हालांकि उसे कभी पता नहीं चला कि ये गार्जा क्लैन से कनेक्ट था। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि क्लैन का इस जगह से क्या लेना देना है। लियोनार्डो एक्सप्लेन करता है कि नांटिंग विलेज में उनका क्या स्टैंडिंग था। गाओ और ज्यादा पजल हो जाता है। लियोनार्डो क्लैरिफाई करता है कि अंडरग्राउंड बिल्डिंग असल में असली नंटिंग विलेज है। वो समझाता है कि बहुत पहले पूरा सिटी एक बड़े डिजास्टर के दौरान जिंदा दफन हो गया था, जिसने उसे एक अंडरग्राउंड रूइन में बदल दिया। लियोनार्डो के मुताबिक ये ट्रेजेडी जेनिन के दूसरे किंग के रेन के दौरान हुई थी, क्वरिला यिंटिंग। जब गाओ ये नाम सुनता है वो अनईजी हो जाता है और पूछता है कि सब कुछ उस आदमी के इर्द गिर्द क्यों घूमता है। लियोनार्डो एक्सप्लेन करता है कि गेरिला, जिसे ग्वाटिंग भी कहते हैं, अपने भाई अपने फैमिली को मर्डर करने के लिए इनफेमस था और यहाँ तक कि अपने पीपल को जिंदा दफन करके थ्रोन सीज किया। जिस अंडरग्राउंड प्लेस पर वो अब खड़े हैं उसे गैदरिंग स्पिरिट ऑल्टर कहते हैं, जो उनके स्लॉटर्ड की वेंजफुल सोल्स पर बना है। ये सुनकर वो गहराई से कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रगल करता है बिलीव करने में कि वही किंग जिसे वो जानता था ऐसी क्रूअल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जो मेमोरीज उसने किंग के साथ शेयर किए थे उनकी वजह से एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। लियोनार्डो उसकी कंफ्यूजन नोटिस करता है और एक्सप्लेन करता है कि किंग के मोटिव्स थ्रोन से भी आगे थे। उसकी एक और ग्रेटर एम्बिशन थी। इससे पहले कि लियोनार्डो रिवील कर सके कि वो एम्बिशन क्या थी, हवा कांपती है। किंग खुद उनके सामने अपीयर होता है, दो इमॉर्टल्स का सामना करता है। उनके शॉक के लिए किंग उन दो इमॉर्टल्स को अपना भाई बुलाता है। वो अपनी सोर्ड्स लोअर करते हैं, चुपचाप रिस्पेक्ट में उसके सामने झुकते हैं। सीलिंग पर एक बड़ा खूबसूरत सिंबल शाइन करता है, हर कोई उसे घूरता है। आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट साई और उसके बर्थ प्लेस यिंजिन एक लैंड ऑफ इटर्नल डार्कनेस की लेजेंड सुनाता है। ग्रेट साई पाने के लिए किसी को उसकी पावर सप्रेस करने के लिए पेन, एंगर और हेट्रेड जैसी इंटेंस इमोशंस एंड्योर करनी पड़ती है। स्टोरी बताती है कि किंग ऑफ जानन ने अनगिनत लाइव्स सैक्रिफाइस करके बीस्ट टाइसवे यिंगतिंग को पाला, उसे क्रीचर ऑफ हेल में बदल दिया। फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करता है कि स्टोरी और भी कॉम्प्लेक्स है। किंग ने एक बार बीस्ट को आर्ट ऑफ रीइंकार्नेशन सिखाने की कोशिश की थी। इस बीच किंग ऑफ जिनन दो बड़े गार्डियन स्टैच्यूज से लड़ता है। टेम्पल के एंट्रेंस पर वो उनके भारी स्ट्राइक्स डॉज करता है, नीचे के पानी पर लैंड करता है। वो एक खुला डोरवे स्पॉट करता है और उसकी तरफ दौड़ता है, पर स्टैच्यूज रिलेंटलेसली अटैक करते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए उसे अपना चाइल्डहुड रिकॉल होता है, जब उसके दो बड़े भाई उसके साथ खेला करते थे। प्रेजेंट में एक गारगोइल्स उस पर लंच करता है। वो अटैक इवेड करता है और स्ट्राइक करने के लिए तैयार होता है, पर हेजिटेट करता है। गारगोइल को एक ओपनिंग देता है। एक ताकतवर ब्लो उसे रॉक वॉल से क्रैश कर देता है। वो डिटर्मिनेशन के साथ उठता है और अपने आई टेक्निक का यूज करके एंट्रेंस के पार देखता है। वो आगे गाओ यिंग और दूसरों को स्पॉट करता है। वो अपना स्पीयर जोर से पकड़ता है, चुपचाप अपने हेल ब्रदर्स द गारगोइल्स से माफी मांगता है, उससे पहले कि आगे चार्ज करे। उसके मूवमेंट्स फियर्स हो जाते हैं जब वो गारगोइल स्पीयर के खिलाफ स्टोन से एक वायलेंट और डेस्परेट बैटल में हेड ऑन क्लैश करता है। गाओइंग सजेस्ट करता है कि वो इस मोमेंट का यूज किंग ऑफ शैनन से कंफर्म करने के लिए करे कि क्या आर्कियोलॉजिस्ट की स्टोरी ट्रू है, पर आर्कियोलॉजिस्ट इंसिस्ट करता है कि किंग ऑफ हेल असल में यिंगतिंग की स्पिरिट है। गाओइंग और एंडी शॉक हो जाते हैं। गाओइंग फ्रस्ट्रेट होकर पॉइंट आउट करता है कि एक साइंटिस्ट होने के नाते आर्कियोलॉजिस्ट को रीजन के साथ बोलना चाहिए, न कि सुपरस्टिशन के साथ।
रिमार्क इग्नोर करके आर्कियोलॉजिस्ट एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है जो एक नया पैसेज ओपन करता है। अंदर अजीब पैटर्न से ढकी एक बड़ी वॉल रिवील होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि हजारों साल पहले ताइसुई अनगिनत मीटियोराइट्स के साथ अर्थ पर उतरा। फिर एक ग्रेट हीरो ने उन मीटियोराइट्स का यूज करके क्रीचर को सील करने के लिए एक केज बिल्ड किया। बाद में उसके चारों तरफ एक विशाल रॉक पास स्पिरिटा कंस्ट्रक्ट किया गया। अगर वॉल पर बने पैटर्न्स गुआ हेजा टेम्पल की हिस्ट्री और ताइसू की लेजेंड रिकॉर्ड करते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट के मुताबिक 2000 साल पहले ताइसुई वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने आया था, पर डीमंस और इविल स्पिरिट्स ने उसे मारने में मैनेज किया, लैंप में पीस रिस्टोर करते हुए। बगवादे श्राइन पर किंग ऑफ जेनन के साथ अपनी एनकाउंटर रिमेंबर करते हुए गाओयिंग सोचता है कि क्या ग्वाटिंग वो सो कॉल्ड मैन ऑफ द स्काई हो सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्वेश्चन से इरिटेटेड होकर लगभग गाओयिंग को स्ट्राइक करता है, पर खुद को रोक लेता है। वो अपनी टॉर्च एक और वॉल इलस्ट्रेशन पे शाइन करता है और एक्सप्लेन करता है कि यिंग तिंग एक रूथलेस और ट्रेचरस मैन के रूप में जाना जाता था। उसके लिए मैन ऑफ द स्काई होना इम्पॉसिबल है। फिर भी गाओयिंग इसे एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करता है। वो रिकॉल करता है कि किंग ऑफ जानन ने एक बार उसे कैसे बचाया था। उसे सस्पेक्ट होने लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी समय किंग ऑफ जानन गारगोइल्स के साथ अपनी बैटल जारी रखता है। वो चार्ज करता है और लगभग अपने वेपन से एक की आंख घोंप देता है, पर खुद को रोक लेता है। वो फिनिशिंग ब्लो स्ट्राइक नहीं कर पाता। जैसे ही क्रीचर रिटेलिएट करता है, वो उसे अवॉइड करने के लिए पीछे कूदता है और जल्दी से एक बाइंडिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। सर्कल गारगोइल्स को ट्रैप कर लेता है जो आजाद होने के लिए लड़ते हैं। एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ वो अपने हाथ एक साथ ताली मारता है। एक ताकतवर फोर्स दोनों गारगोइल्स को एक दूसरे से स्मैश कर देती है, आखिरकार उन्हें हरा देता है। गाओयिंग का ग्रुप टेंट्स क्रॉस करता है जैसे ही वो लाल कपड़ों में खड़ी फीमेल कॉर्प्सेस से भरे एक अंधेरे चेंबर में एंटर करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कामली उन्हें वार्न करता है कि वरी न करें, ये सिर्फ कॉर्प्सेस हैं। वो आगे चलता है, कहता है कि बहुत पहले टाइसवाई ने अनगिनत पीपल किल किए और बी यू लिन हुआ नाम की एक लड़की को अपनी पत्नी के रूप में चूज किया। सैक्रिफाइस के रूप में उसने टाइसवाई को मार दिया। विक्टिम्स की हेट्रेड और फियर इन बॉडीज के चारों तरफ कर्स में बदल गई। गाओ यांग और एंडी केयरफुली फॉलो करते हैं। उनके स्टेप्स स्लो और कॉशियस हैं। वो नोटिस नहीं करते कि उनके पीछे एक कॉर्प्स हल्का सा मूव करना शुरू कर देती है। आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें फिर से रीअश्योर करता है, जब तक बॉडीज अनटच्ड रहेंगी कोई डेंजर नहीं है। अचानक गाओ यिंग में एक चिल रन करता है। वो पलटता है और कॉर्प्सेस को अब उनकी तरफ देखते हुए देखता है। उनके मुंह खुल रहे हैं, तीखे फैंग्स रिवील करते हुए। उसी समय किंग ऑफ जिनन को एक सिमिलर फिगर का सामना होता है। एक फीमेल कॉर्प्स उसके सामने फ्लोट करती है जिसका पेट चमक रहा है। वो जोर से अटैक करती है, उसे कॉम्बैट में फोर्स करती है। इस बीच गाओ यिंग का ग्रुप कॉरिडोर से भागता है। वो डिमांड करता है कि क्या हो रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट इंसिस्ट करते हैं कि वो काम रहें और साइंस में बिलीव करें। गोस्ट्स नहीं हो सकते, पर कॉर्प्सेस चेस करती हैं। उनके चमकते पेट से एनर्जी के बर्स्ट रिलीज होते हैं जो उनके चारों तरफ एक्सप्लोड होते हैं। गाओ यिंग और दूसरे अटैक्स डॉज करते हैं जबकि अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। केओस में गाओ यिंग नोटिस करता है कि कॉर्प्सेस को कनेक्ट और कंट्रोल करता हुआ एक लाल धागा है। आर्कियोलॉजिस्ट इंसिस्ट करता है कि फिनोमेनॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हो रहा है। एंडी पूरी रफ्तार से आगे स्प्रिंट करता है, दूसरों को पीछे छोड़ देता है। आर्कियोलॉजिस्ट वार्न करता है गाओ यिंग को कि स्पिरिट्स ने अभी तक अपनी पूरी ताकत रिवील नहीं की है। जब वो पीछे देखता है उसका चेहरा पेल हो जाता है। गोस्टली नाइट्स शैडोज से इमर्ज होते हैं, कॉर्प्सेस और रिलेंटलेस परस्यूट में मिल जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अश्योर करता है ग्रुप को कि गोस्ट्स में उन्हें मारने की इंटेलिजेंस नहीं है। उसकी बातें ट्रू लगती हैं जब वो अंडरग्राउंड कॉरिडोर से एक तीखा राइट टर्न लेते हैं। फीमेल कॉर्प्स पीछा करने में फेल हो जाती है और सीधी आगे कंटिन्यू करती है। सिर्फ गोस्ट नाइट्स टर्न करने और परस्यू करने में मैनेज करते हैं। अचानक आर्कियोलॉजिस्ट हॉल्ट करता है और आते हुए स्पिरिट्स का सामना करता है। वो अपना कोट रिमूव करता है। उसका शरीर मसल से बल्कअप हो जाता है उससे पहले कि वो फायर पावर का एक बड़ा ब्लास्ट अनलीश करे जो गोस्ट नाइट्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। गाओ यिंग पल भर के लिए डिस्प्ले से इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो सोचता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को यह ताकत पहले यूज करनी चाहिए थी, पर उनका रिलीफ शॉर्ट लिव्ड है। गोस्ट नाइट्स फिर से अपीयर होते हैं, अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। गाओ यिंग आर्कियोलॉजिस्ट पर फिर से अटैक करने के लिए चिल्लाता है, पर सिर्फ ये सुनता है कि उसके वेपन्स की एनर्जी पहले ही यूज अप हो चुकी है। कोई चॉइस न होने पर वो ट्विस्टिंग टनल से दौड़ते रहते हैं जब तक वो पाथ्स के एक नेटवर्क तक नहीं पहुंचते जो कई डायरेक्शंस में ब्रांच होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वार्न करता है कि गलत वे चूज करने का मतलब पक्की डेथ है। पैनिक बिल्ड होता है जैसे ही आर्मर्ड फुटस्टेप्स की आवाज करीब गूंजती है। डेस्परेट होकर गाओ यिंग आर्कियोलॉजिस्ट ग्रैब करता है और उसे एक पाथ में रैंडम ढंग से खींचता है। वो एक क्लिफ के एज पर डेड एंड तक ले जाता है। वो लगभग फिसल जाता है, पर आर्कियोलॉजिस्ट क्विक ग्रैब से बच जाता है। पास में एक पतला ब्रिज स्पॉट करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट उसे दौड़ते रहने के लिए जोर देता है। गोस्ट नाइट्स ठीक उनके पीछे हैं। वो ब्रिज के पार स्प्रिंट करते हैं जैसे ही नाइट्स चार्ज करते हैं। कुछ क्लिफ से नीचे एबिस में गिर जाते हैं। दूसरे छोर पर गाओ यिंग सांस लेता है और पूछता है कि ब्रिज कहाँ ले जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये लेजेंडरी शेनकोंग से कनेक्ट करता है। वो आगे एक बड़े स्टोन आर्चवे को घूरते हैं।
आर्कियोलॉजिस्ट स्माइल करता है सेटिस्फैक्शन के साथ, सर्टेन है कि वो सही था। पर जैसे ही गाओयिंग एंट्रेंस की तरफ कदम रखता है, उसकी पॉकेट में टैलिस्मैन बर्न आउट हो जाता है। उसकी प्रोटेक्टिव पावर चली गई है। उसी पल सील्ड टाई स्वे जागना शुरू कर देता है। उसकी ऑमिनस प्रेजेंस फिर से आजाद हो जाती है। लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी क्लास को एक साथ दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाएगा। बाकी सब लोग या तो बैरियर मास्टर बन गए या फिर हीरो। सिर्फ वह अकेला था जिसे सबसे घटिया असैसिन का जॉब मिला। पर लड़का हैरान रह गया जब उसने देखा कि सबसे पावरफुल हीरो के भी स्टैट्स उसके असैसिन के स्टैट्स के सामने कुछ भी नहीं थे। वह इतना ओपी था कि बिल्कुल अनफेयर लेवल पे स्ट्रांग था, और क्योंकि क्लास में वह हमेशा इनविजिबल सा रहता था, इसलिए दूसरी दुनिया में उसकी प्रेजेंस छुपाने की एबिलिटी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गई। पर इसी स्किल की वजह से उसने किंग की साजिश भी भांप ली, लेकिन उसे ट्रैप करके डंजन के सबसे गहरे हिस्से में भागने पर मजबूर कर दिया गया। और वहां उसने एक एल्फ लड़की से मुलाकात की जिसकी स्टोरी भी बिल्कुल वैसी ही थी। ऐसे ही दोनों ने टीम बनाकर बदला लेने का सफर शुरू किया। शुरू में जब दूसरी दुनिया में बुलाए गए तो किंग और प्रिंसेस ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वह यहाँ के ह्यूमंस को डीमन किंग से बचाने में मदद करें। सबके चेहरों पर शॉक लिखा था, लेकिन जल्दी ही ये घबराहट एक्साइटमेंट में बदल गई, क्योंकि कौन नहीं बनना चाहेगा वह रेयर हीरो जो दुनिया बचाए। पर जैसे जैसे ज्यादा लोग अपने स्टेटस पैनल समन करते गए, हमारा इनविजिबल हीरो फाइनली समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। दूसरों के कंपैरिजन में जहां सिर्फ बेसिक एबिलिटीज थी, उसका पैनल तो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ था। हीरो का माना वैल्यू जो नॉर्मल लोगों से डबल था, वह भी उसके सामने कुछ नहीं था। लेकिन जब तक डीमन किंग वाला मैटर कंफर्म ना हो जाए, तब तक अपनी पावर दिखाना क्लियरली बेवकूफी होगी। फिर उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी प्रेजेंस कंसीलमेंट एक्टिवेट की और पैलेस में इधर उधर घूमने लगा ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। जल्दी ही उसने पैलेस में सर्वेलेंस सिस्टम देख लिया। उनकी हर हरकत एक्चुअली मॉनिटर्ड हो रही थी, मतलब ये दूसरी दुनिया वाले कुछ छुपा रहे थे। पर जब हीरो इधर उधर देख रहा था, एक पावरफुल नाइट ने उसकी ऑरा महसूस कर ली। रात को हीरो अपने थॉट्स अरेंज करने लगा। यहाँ सरवाइव करने के लिए उसे वेन इन रोम वाला अप्रोच लेना पड़ेगा। सामने का सीन क्लियरली दूसरी दुनिया का था, मतलब ट्रांसमाइग्रेशन सच में हो गई थी। फिर हीरो ने जंप लगाई और टावर पर चढ़ गया। उसने देखा कि उसके बॉडी की एबिलिटीज पागलों जैसी स्ट्रांग थी। लगता है ये वही समनिंग रिवॉर्ड है जो नॉवेल्स में होता है। फिर से उसने अपनी प्रेजेंस छुपा ली, और उसी वक्त पैलेस के किसी हिस्से में किंग और प्रिंसेस कुछ प्लान कर रहे थे। दिन में जो रिस्पेक्ट दिखाई थी उसके मुकाबले अब वह उन्हें जाहिल बच्चे बुला रहे थे और लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने से भी मना कर रहे थे। लेकिन सब कुछ पीछे खड़े हीरो ने साफ साफ सुन लिया था। उनका इन्हें समन करना बिल्कुल शेडी था और जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही थी। ये सोचते हुए उसने डैगर निकाला, पर जब किंग ने किलिंग इंटेंट महसूस की, हीरो वहां से ऑलरेडी जा चुका था। अगले दिन सभी क्लासमेट्स वेलकम पार्टी में खाना खा रहे थे। सिर्फ अलर्ट हीरो ने बस एक ब्रेड उठा ली। वह सोच रहा था कि जो सुना है वह सबको बताए या नहीं, पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। इसी वक्त हीरो टाइटल पाने वाले स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने सबको इकट्ठा करके कंसेंसस बनाना शुरू किया। जब उन्हें दूसरी दुनिया में बुलाया गया और जॉब मिला, तो उन्हें इस दुनिया के ह्यूमंस की मदद करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ने कहा कि वह किंग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके डीमन किंग को हराना चाहता है, इसलिए वह चाहता है कि सब उसकी मदद करें। ये राइचियसनेस वाला स्टेटमेंट और प्रेसिडेंट और हीरो के टाइटल के साथ तुरंत बहुत लोगों ने सपोर्ट कर दिया। पर हीरो के हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल स्टूपिड था। ये लोग खुद से मान रहे हैं कि किंग और प्रिंसेस उनकी साइड पर हैं। क्लियरली सोसाइटी की कोई समझ नहीं है इन्हें। दोपहर में रीअसेंबली के बाद कल वाला बंदा जो हीरो की प्रेजेंस सेंस कर पाया था, वह उनका इंस्ट्रक्टर था, मतलब किंगडम नाइट कमांडर। उसे किंगडम का लास्ट फोर्ट्रेस कहा जाता था। आज वह हीरो ग्रुप को ट्रेनिंग देने आया था, क्योंकि 1 मंथ बाद उन्हें अंडरग्राउंड डंजन में जाना है और उन्हें कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। कमांडर और वाइस कमांडर उन्हें एबिलिटीज मास्टर करने और ट्रेन करने में हेल्प करेंगे। पर हीरो तो उनके हिसाब से चलने वाला नहीं था। पहले तो वह और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता था, लेकिन नेक्स्ट सेकंड कमांडर उसके सामने आ गया। हीरो श्योर था कि उसने अपनी प्रेजेंस कंसीलमेंट स्किल ऑफ नहीं की। पहले तो उसने सोचा कि शायद टाइम लिमिट है, इतनी कन्वीनियंट एबिलिटी होती है। हीरो को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उसने एबिलिटी ऑफ नहीं की। कमांडर ने उसकी टेंशन समझ ली और कहा कि वह हीरो की बात किंग और प्रिंसेस को नहीं बताएगा। हालांकि वह किंगडम के लिए लॉयल है, पर उसके भी अपनी मजबूरियां हैं। जब दोनों ने सीक्रेट्स एक्सचेंज किए तो मतलब कमांडर ट्रस्ट करने लायक है, तो उसने कमांडर को अपना असैसिन प्रोफेशन बता दिया। हीरो को अभी तक माना और टैलेंट का डिफरेंस समझ नहीं आया था, पर जब कमांडर ने सुना कि उसकी प्रेजेंस कंसीलमेंट एबिलिटी मैक्स लेवल पर है, कमांडर को यकीन नहीं हुआ। लेकिन हीरो की बाकी एबिलिटीज सब लेवल 1 पर थी। कमांडर ने कहा कि वह उसे लेवलिंग अप के ट्रिक्स सिखा सकता है, और लगता है वह हीरो को लाइब्रेरी की बुक्स टच करने से भी रोकना चाहता था। सच कहें तो हीरो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था। स्टोरी जैसी दुनिया में होने से वह थ्रिल्ड था, लेकिन फिर भी उसे अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हीरो की फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। कमांडर ने उसकी सोच को अप्रिशिएट किया। फैमिली के साथ रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं।
लेकिन उसे भी पता नहीं कि हीरो को वापस कैसे भेजा जाए। पर उससे पहले हीरो को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर वापस जाने से पहले मर गया तो सब बेकार है। वह हीरो को टॉप लेवल असैसिन बनाने में मदद कर सकता है। पर बिना किसी रिटर्न के मदद से हीरो को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन कमांडर की आंखों में सच्चाई दिख रही थी और उसके साथ कोऑपरेट करना बुरा डील नहीं लगता। जल्दी ही हीरो को पता चला कि इस दुनिया में ह्यूमंस और डीमंस के अलावा एल्व्स और बीस्टमैन भी हैं। हर रेस अलग कॉन्टिनेंट पर रहती है, पर पुशअप्स करने से स्किल लेवल बढ़ना हीरो को बिलीव नहीं हो रहा था। हालांकि कुछ जॉब लेवल्स मॉन्स्टर्स मार के ही बढ़ते हैं, पर स्किल लेवल्स ट्रेनिंग से बढ़ सकते हैं, रोज मेहनत से स्किल्स लेवल अप करते हुए। अब हीरो को उस नॉर्मल जिंदगी की याद आ रही थी। रिसेंटली वाइस कमांडर हीरो को ट्रेन करने में बिजी है, जबकि कमांडर पूरा टाइम हीरो के साथ है और उसे हीरो की दुनिया के बारे में जानना है, क्योंकि वही ओरिजिनल हीरो की बर्थ प्लेस थी। पर हीरो की प्रेजेंस कंसीलमेंट स्किल ऑलरेडी मैक्स लेवल पर है, हत्ता की वीडियो फुटेज में भी ट्रेस नहीं रहता, जो वाइस कमांडर को शॉक कर गया। ये तो सिर्फ ओरिजिनल हीरो ही कर सकता था। पर स्पीक ऑफ द डेविल, कमांडर ने देखा कि हीरो के हाथ में जो बुक है वह लाइब्रेरी से है और वह खुद कमांडर की लिखी पॉलिटिकल कू प्लान बुक है। उसने सोचा था कि रेसिपी बुक के कवर में छुपाकर सेफ रहेगी, पर हीरो ने फिर भी वह बुक ढूंढ ली। कमांडर को लगा कि अब इग्नोर नहीं कर सकता, पर नाइट ऑर्डर का किंग के साथ पास्ट है, इसलिए कमांडर पीसफुल तरीके से उसे पावर से हटाना चाहता है। हीरो की शार्प ऑब्जर्वेशन से कमांडर इम्प्रेस्ड है, पर अब हीरो को लगता है कि उस वक्त अगर डायरेक्टली किंग को मार देता तो सब सिंपल हो जाता। कमांडर शॉक्ड है कि उस दिन हीरो डायरेक्टली किंग के रूम में घुसा और उसकी प्रिंसेस के साथ कॉन्वर्सेशन सुन ली। उस वक्त उसे कई बार मौका था किंग को मारने का, पर बीइंग ह्यूमन उसने नहीं किया। कमांडर ने कहा कि वह ऐसे ही रहो, जॉब असैसिन हो, इसका मतलब नहीं कि तुम्हें लोग मारने हैं। अगर ओरिजिनल दुनिया में जाना है तो बिल्कुल मत मारो। कमांडर की बात से उसे रियलिटी समझ आई। अगर सच में मर्डरर बन गया तो माँ बहुत दुखी होगी। कमांडर ने उसे बोला कि जिंदा रहो, फैमिली के पास जाने के लिए बनो एक नॉन किलिंग असैसिन। हीरो ने दूसरों का फॉलो नहीं किया, बल्कि खुद सोच के बेस्ट डिसीजन लिया। सिर्फ वही लोग जो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वह ये कर सकते हैं। वैसे हीरो को बचपन से कोई नोटिस नहीं करता था, पहली बार किसी ने उसे अप्रिशिएट किया। कमांडर ने रिक्वेस्ट की कि जब टाइम आए तो पीसफुल वे से उसकी मदद करना। एक मंथ बीत गया और कमांडर अब उन्हें डंजन ट्रेनिंग के लिए भेजने वाला है। डिपार्चर के दिन पूरी सिटी के लोग उन्हें सेंड ऑफ देने आए। हीरो को अजीब लगा, सिर्फ ट्रायल के लिए जा रहे हैं, पर वॉर जैसा माहौल रहा है। जब हीरो इधर उधर देख रहा था, उसने एक सस्पिशियस नजर नोटिस की। अगले सेकंड वह उस लड़की के पास था। पूछा कि क्या इरादा है। हीरो ने पहली बार ऐसी बात सुनी। लड़की ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस कहा जब सच पता चले तब उससे मिलना। लड़की का मिस्टीरियस एक्सप्रेशन प्रूव कर रहा था कि वह फिर मिलेंगे। जल्दी ही हीरो ग्रुप डंजन में घुसा और मॉन्स्टर्स से भिड़ गए। ट्रेनिंग के बाद उनकी स्किल लेवल्स काफी बढ़ गई थी, पर एक्सपीरियंस की कमी की वजह से लोग ट्रैप्स में फंसते रहे। नेक्स्ट सेकंड कमांडर ने पावरफुल अटैक करके एस्केप रूट खोल दिया, पर जब प्रेसिडेंट आगे गया तो देखा यहाँ भी मॉन्स्टर्स हैं। तब उसे याद आया कि डिपार्चर से पहले प्रिंसेस ने उसे एक मॉन्स्टर रिपेलिंग स्मोक बॉम्ब दिया था, इमरजेंसी में यूज करने के लिए। पर जब उसने स्मोक बॉम्ब फेंका, नॉर्मल लो लेवल बीस्ट्स हाई लेवल माइनोटॉर बन गए। जब वाइस कमांडर पहुंचा तब तक प्रेसिडेंट सीवियरली इंजर्ड हो चुका था। इस फ्लोर पर ऐसा मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए। हीरो को बुरी फीलिंग आई और तुरंत अटैक करने गया, पर ओपोनेंट की डिफेंस बहुत स्ट्रांग थी और उसका वेपन टूट गया। हीरो को पहले प्रेसिडेंट को बचाकर रिट्रीट करना पड़ा, क्योंकि बैटल में दोनों हैंड फ्रैक्चर हो गए थे। जब प्रेसिडेंट सबको बचाना चाहता था, हीरो ने पूछा कि फिर उसे कौन बचाएगा। हीरो की पावर दुनिया बचाने के लिए है, अपनी जान खुद बचाना ही सर्वाइवल का रूल है, वरना 1 मंथ की ट्रेनिंग किस लिए थी। पर प्रेसिडेंट की कंडीशन ऑफ लग रही थी। जब हीरो ने कर्स रिमूवल स्पेशलिस्ट को बुलाया तब समझ आया कि मैटर सीरियस है। जल्दी एस्केप करने के लिए हीरो ने कमांडर से पावरफुल मूव करने को कहा। कमांडर ने लाइटनिंग स्किल से माइनोटॉर को पैरालाइज कर दिया। हीरो भी रेडी था नेक्स्ट मूव के लिए। कौन सोचता कि सबसे ऑर्डिनरी दिखने वाला हीरो इंस्टेंटली शैडो मैजिक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। कमांडर की हेल्प से हीरो का शैडो मैजिक टेंटिकल्स बन गया और माइनोटॉर को एबिस में खींचने लगा। हीरो का माना कंजम्पशन बहुत ज्यादा था, पर फाइनली काउंटर किल सक्सेसफुल रहा। पर जब पावरफुल माना कंट्रोल से बाहर जाने लगा, कमांडर टाइम पर आके उसे संभाल लिया और डिजास्टर रुक गया। हीरो ने पहली बार अपनी रियल पावर दिखाई और खुद से क्राइसिस सॉल्व करके जिंदा रहा। लेकिन हीरो समझ गया कि कमांडर डेलिबरेटली उसे पावरफुल मूव यूज करवाना चाहता था, क्योंकि कमांडर भी शैडो मैजिक के बारे में ज्यादा नहीं जानता। हालांकि मूव पावरफुल है, पर कंट्रोल करना मुश्किल है और कंजम्पशन भी हाई है, इसलिए कमांडर ने एडवाइस दी कि केयरफुली यूज करो। फिर उसने ओरिजिनल हीरो का बनाया कटाना हीरो को दिया। हीरो सरप्राइज था कि हीरो को ये सोर्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि हीरो के पास ऑलरेडी होली सोर्ड है और ये तो कमांडर ने ट्रेजरी से चुराई है। अगर किंग को पता चला तो प्रॉब्लम होगी। तब हीरो ने विदाउट हेजिटेशन सोर्ड एक्सेप्ट कर ली और इस योरुनो कमी नाम की सोर्ड पर कंग्रेचुलेशंस मैसेज भी लिखा था। हीरो अब ओरिजिनल हीरो से मिलना चाहता है, पर ओरिजिनल हीरो का जिक्र आते ही कमांडर नॉस्टैल्जिक हो गया। तब हीरो ने प्रेसिडेंट के कर्ज का जिक्र किया। कर्ज रिमूवल स्पेशलिस्ट्स भी कर्ज को तोड़ नहीं पा रहे। कमांडर को थोड़ा अंदाजा है कि क्या मैटर है,
इसलिए उस रात हीरो पैलेस में घुसा और प्रिंसेस को प्रेसिडेंट पर कर्ज डालते पकड़ा। हीरो ने एक ही स्ट्राइक में क्रिस्टल तोड़ दी। प्रिंसेस गुस्से में आई कि हीरो ने उसका प्लान बिगाड़ दिया। उन्होंने दूसरी दुनिया से हीरोज को समन किया, डीमन किंग हराने के लिए नहीं बल्कि कर्ज डाल के अपने पपेट्स बनाना था। और भी बुरा ये था कि प्रिंसेस और किंग दोनों मिलकर ये कर रहे थे। किंग जैसे करप्ट ऑर्डर्स फॉलो करने से क्या फायदा, पर प्रिंसेस की आंखें ब्लैंक थी, सिर्फ सब किंग के लिए ये रिपीट कर रही थी। हीरो को सब समझ आ गया, फिर वह विंडो से एस्केप कर गया। उसके जाने के बाद प्रिंसेस ने कैबिनेट खोला जिसमें काउंटलेस कर्स क्रिस्टल्स रखे थे। सिर्फ हीरो ही नहीं, ऑलमोस्ट सब ट्रैवलर्स प्रिंसेस के कंट्रोल में थे। कमांडर को सब पता था इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ, पर हीरो का डेलिबरेटली फेस दिखाना अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हीरो और इन्फो गैदर करना चाहता था पर प्रिंसेस से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया। प्रिंसेस भी किंग की पपेट बन चुकी है। कमांडर ने हीरो को पैलेस छोड़ के कहीं रेस्ट करने को कहा क्योंकि प्रिंसेस ने हीरो के अलावा सभी पर कर्ज डाल दिया होगा, पर उसकी स्टैट्स अननोन होने की वजह से हीरो शायद अकेला बचा है। इसलिए अनकंट्रोल्ड हीरो को वह लोग मौका देख के मार देंगे। हीरो को अफसोस हुआ कि ओरिजिनल दुनिया में ऐसे मैच्योर लोग ज्यादा होते। कमांडर ने मजाक में पूछा कि वापस जाते वक्त उसे भी लेके जाएगा क्या, क्योंकि वह भी नए सीन्स देखना चाहता है और हीरो उसका गाइड बनेगा। अगले दिन हीरो ट्री पर जगा और देखा कि पैलेस स्क्वायर में भीड़ है। सबके चेहरे बहुत टेंस थे। जब हीरो को देखा तो सब शब्द भूल गए क्योंकि उनके सामने कमांडर असैसिन के हैंड मरा हुआ जमीन पर पड़ा था। हीरो को यकीन नहीं हुआ, वह गुस्से से चिल्लाया, पूछा कि कमांडर को किसने मारा, पर सभी ने हीरो को ही ब्लेम किया क्योंकि कमांडर के चेस्ट में जो डैगर था वह हीरो का वेपन था जो पहले मॉन्स्टर फाइट में टूट गया था। सभी ने देखा था। फिर भी क्लासमेट्स ने कहा कि वह सस्पिशियस है, हमेशा अकेले रहता है और डंजन में भी अचानक अपीयर हुआ था। हीरो समझ गया कि सब ब्रेन वॉश्ड हैं और वह अकेला है। तब प्रेसिडेंट उसकी तरफ से बोला क्योंकि हीरो ने उसे बचाया था और वह कमांडर को टीचर मानता था तो ऐसा नहीं कर सकता, पर किंग ने तुरंत उसे ट्रीजन का गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। प्रिंसेस की स्माइल देख के हीरो को पता चल गया कि ये सब ट्रैप था। अगले सेकंड उसने प्रेजेंस कंसीलमेंट यूज करके एस्केप किया। वाइस कमांडर को दोस्त की डेथ का सच पता था। ये जरूर किंग के पर्सनल असैसिन ग्रुप का काम है और हीरो अब उनकी हिट लिस्ट पर है। वाइस कमांडर ने कमांडर के रूम में एस्केप बैग रखा है, अभी एस्केप करना होगा। कमांडर ने सब पहले से प्लान कर रखा था, पर कौन सोचता कि असली मास्टरमाइंड ये वीक लुकिंग प्रिंसेस है। अब हीरो के अलावा सब कर्स के अंडर हैं। आगे किंग सिर्फ कोई बहाना चाहिए ईस्टर्न किंगडम से वॉर करने का और उसकी एम्बिशंस पूरी हो जाएंगी। एस्केप्ड हीरो को किंग मैक्सिमम 3 दिन भी नहीं देता, पर सेफ्टी के लिए असैसिन्स जरूर भेजेगा। कमांडर की गाइडेंस में हीरो डंजन में हाइड करने जा रहा है, पर पानी कम है तो ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अभी बेस्ट टाइम है लेवलिंग के लिए। डंजन में जितना डीप जाएगा उतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स मिलेंगे और जॉब लेवल बढ़ेगा। बट ऐसे एनिमीज के अगेंस्ट हीरो की प्रेजेंस कंसीलमेंट स्किल होने के बाद भी डिटेक्ट होके मार दिया जा सकता है। पर जब असैसिन स्किल सर्टेन लेवल तक जाएगी तो प्रेजेंस, प्रिसिजमी, स्मेल सब गायब हो जाएंगे। पर ऐसी सिचुएशन में हीरो को चॉइस नहीं है। अब ग्राइंडिंग और लेवलिंग का बोरिंग फेज शुरू हुआ। कहते हैं जब लेवल 100 पे पहुंचोगे तब जॉब एक्सक्लूसिव स्किल मिलती है। फास्ट लेवलिंग के लिए डंजन बॉस चैलेंज करना पड़ेगा। बॉस बैटल में एक की डेथ तक फाइट चलेगा, तब तक कोई एस्केप नहीं कर सकता। पर जीतने पर रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। पहली बार जब बॉस से लड़ा हीरो को टफ फाइट करनी पड़ी। फाइनली शैडो मैजिक से 1 हिट किल किया, बट इस बार जब वो इंजर्ड कोलैप्स हुआ शैडो मैजिक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर उसे हील कर दिया। इसी टाइम प्रेसिडेंट भी कमांडर की डेथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वाइस कमांडर से कर्ज की इन्फो मिली। सब बहुत टायर्ड लग रहे थे और प्रेसिडेंट को इग्नोर कर रहे थे। जब वह अकेले डीमन किंग डिफीट करने गया उन क्लासमेट्स ने जो कंट्रोल्ड नहीं थे उसे हेल्प की। अब क्लियर हो गया कि कौन कंट्रोल्ड नहीं है। ये सब वाइस कमांडर का काम था। उसकी स्पेशल स्किल सजेशन टारगेट को अनकॉन्शियसली कुछ एक्शंस करने पर फोर्स करती है। सोर्ड्समैन उसकी सजेशन पर प्रिंसेस के रूम में गया और कर्स क्रिस्टल्स तोड़ दिए। कुछ क्लासमेट्स बच गए। एटलीस्ट उसने कमांडर का लास्ट ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। वह दिल से चाहता है कि डीमन किंग डिफीट करने वाले सेफ रहें। इसी टाइम सोर्ड्समैन सोच रहा है कि हीरो से कैसे मिले। शायद कोई नहीं जानता। दोनों की बहनें दोस्त हैं इसलिए वह भी दोस्त बने। हालांकि तब सोर्ड्समैन क्रिस्टल कंट्रोल्ड था इसलिए हीरो के लिए बोल नहीं पाया, पर इसका मतलब नहीं कि वह हीरो को फ्रेंड नहीं मानता। दूसरी तरफ हीरो होश में आया। उसे वेगली याद है कि सपने में सोर्ड्समैन और फैमिली थी। ऐसे सिचुएशन में फोर्स्ड आना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर जब उठ के देखा तो कुछ गड़बड़ थी। पहले तो सीरियस इंजरीज थी, पर स्टेटस पैनल चेक करने पर एचपी फुल था। मॉन्स्टर की एक हिट से 3 रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी और लेग में पॉइजन इंजेक्ट हो गया था। तब नोटिस किया कि शैडो मैजिक लेवल 5 पर है। कंट्रोल करना इजियर लग रहा है, पर मैजिक की कोर स्ट्रक्चर समझ नहीं आई। तो हीरो नेक्स्ट फ्लोर पे गया। जल्दी ही 75th फ्लोर पे पहुंच गया, जहां एक बड़ा स्लाइम ऊपर से गिरा। हीरो सरप्राइज्ड हुआ, पर उसने सोर्ड से कट किया और एक व्हाइट हेयर्ड एल्फ लड़की बाहर निकल आई। उसका ब्यूटीफुल फेस हीरो को मेस्मराइज कर गया। जब वह होश में नहीं आई, हीरो ने पहली बार डिवाइन आई स्किल यूज की उसका स्टेटस चेक करने के लिए, पर नेक्स्ट सेकंड इन्फो ओवरलोड से हीरो का ब्रेन ओवरवेल्म हो गया। इस डेंजरस स्किल को कैजुअली यूज नहीं करना चाहिए। तब लड़की होश में आई। हीरो ने पूछा कि दर्द तो नहीं है, क्योंकि स्टेटस पैनल में देखा कि उसकी एचपी सिर्फ 1 आउट ऑफ 50 है। लगता है उसके पास भी डिवाइन आई स्किल है।
बेसिक इन्फो एक्सचेंज करने के बाद हीरो ने बताया कि ये 75th फ्लोर है। वह सिर्फ लेवलिंग कर रहा था, पर कुछ बोलने से पहले फीवरिश लड़की हीरो की बाहों में बेहोश हो गई। अच्छी बात यह है कि उसे पानी के पास एक शेल्टर मिला, जहां एल्फ लड़की थोड़ी देर रेस्ट कर सकती थी, पर वह भूख से जगी। फीवर में पानी पीना और रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। केयरिंग हीरो ने पॉरेज भी बनाया एनर्जी के लिए। अनएक्सपेक्टेडली हीरो को नर्सिंग आती थी, पर सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ वीक थी, इसलिए बेसिक मेडिकल नॉलेज सीखी थी पेशेंट केयर के लिए। हर फ्लोर पर नंबर्स मार्क देख के लड़की को पता चला कि वह केयरफुल पर्सन है। हीरो ने उसकी केयर के लिए 75th फ्लोर से वापस आना एक्सेप्ट किया। हालांकि लेवलिंग स्लो होगी, पर यहाँ सफिशिएंट पानी है। तब लड़की ने बताया कि वह एल्फ रॉयल फैमिली से है। ये हीरो ने ऑलरेडी स्टेटस पैनल से देख लिया था, पर पहली बार किसी ने उसकी केयर की। लड़की के सोने का नाटक करते वक्त हीरो भी डेंजर सेंस ऑन करके सो गया, पर एल्फ लड़की सो नहीं रही थी क्योंकि ये पहली बार किसी की वार्मथ महसूस की। अगली कुछ दिन हीरो एल्फ लड़की के साथ ग्राइंडिंग कर रहा था। सरप्राइजिंगली लड़की रिकवर होने के बाद भी साथ है। हालांकि लड़की कहती है कि कोइंसिडेंटली सेम डायरेक्शन है। जब दोनों 80th फ्लोर बॉस रूम में गए, पावरफुल विंड प्रेशर सबको ब्लो कर दिया। यहाँ ड्रैगन स्पीसीज है। जब एल्फ ग्रेविटी मैजिक यूज कर रही थी, हीरो ने प्रेजेंस कंसीलमेंट करके अप्रोच किया, पर ड्रैगन ने इजीली डिटेक्ट कर लिया। एल्फ ने तुरंत वार्निंग दी कि माना हाइड करो, पर हीरो इतना प्रिसाइज माना कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसने माना फुल रिलीज कर दिया। जब उन्होंने ड्रैगन को डिफीट किया, अचानक एक व्हाइट लाइट ने दोनों को कवर कर लिया।